हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C300 CE, ये हिंदी मीडियम में यूनिट 4 इसकी पढ़ाने वाला हूं मैं। आपको इजी समरी होगी, 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि आपको सारे टॉपिक्स करवा दिए जाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो पाओगे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में भी बताऊंगा, और जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, जो स्टार्टिंग का जो वैदिक काल था, वो भी आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या मेन विशेषताएं थी। जो आपका जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल है, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मुझे खांसी हो रखी है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, बट एग्जाम है आपका तो ये वीडियो बनाना बनता ही है। प्रारंभिक वैदिक काल जो था उसमें माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का वो टाइम था। और इसके अंदर जो अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। मीन्स ज़्यादातर लोग खेती करते थे, साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता था। लोग जो है एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे, जुताई का काम भी करते थे, सिंचाई का भी काम अच्छे से लोग करने लगे थे। वस्तु विनिमय प्रणाली ज़्यादा होती थी। मीन्स सामान के बदले में सामान अदला बदली करके ही लोग व्यापार करते थे। धातु का काम करना लोग जानते थे, धातुओं से कैसा सामान बनाना है, लोहा, तांबा, कांसा, कैसे उसको यूज़ करके उपकरण और हथियार बनाने हैं, ये लोगों को बनाना आ गया था। तो ये आप याद रखना जो मैंने आपको बताया है कि अर्थव्यवस्था के बारे में ये दो तीन चीज़ें, कृषि और वस्तु विनिमय प्रणाली और धातु कर्म, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे आपको लिखना है अगर आता है तो। अब समाज के बारे में बात की जाए, समाज जो था उस टाइम पे 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण वो लोग थे, सबसे ऊपर आते थे, जो पुजारी थे। माना जाता है ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए थे। और उसके बाद क्षत्रिय आते हैं जो ब्रह्मा की भुजाओं से प्रकट हुए थे, जिनका काम था राजकाज संभालना, लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना, और योद्धा लोग होते थे। फिर वैश्य आते हैं तीसरे नंबर पर, जो माना जाता है कि जो है ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, और उनके बाद जो ब्रह्मा जी की जंगाओं से वैश्य प्राप्त, तो मतलब आप कह सकते हो उत्पन्न हुए थे, सॉरी। वो फिर खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे। ठीक है, वो लोग ज़्यादा इसमें आते हैं, जो खेती करते थे, व्यापार करते थे, वो सब। फिर लास्ट में आते थे शूद्र लोग। शूद्रों को सबसे नीचे माना जाता था उस टाइम पे, जो माना जाता था ब्रह्मा जी के चरणों से प्रकट हुए हैं। मीन्स सबसे नीचे हैं ये, और इनको कोई काम नहीं दिया गया था। इनका एक ही काम है, सबकी सेवा करो बस। और इनको कोई अधिकार दिया ही नहीं गया, ना शिक्षा का अधिकार, ना कोई राजनीतिक अधिकार, कुछ भी नहीं था। वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी, जो मैंने आपको वर्ण व्यवस्था बताई है, बहुत ज्यादा कठोरता थी। मतलब भेदभाव बहुत ज्यादा था समाज में उस टाइम पे। परिवार की संरचना के बारे में बताऊं तो परिवार जो है उसमें लड़कों की ज्यादा चलती थी। पितृसत्तात्मक समाज था। मीन्स जो पुरुष होता था वो ही उसका डिसीजन फाइनल माना जाता था। अब मैं आपको राजनीति के बारे में बता दूं तो राजनीतिक थोड़ा सा इसमें ये होता था कि विकेंद्रीकरण था। मीन्स प्रांतीय स्तर पर भी शासन होता था, एक सिर्फ जो केंद्रीय शासन नहीं था, छोटे छोटे प्रांतीय शासन भी थे, इकाइयां बटी हुई थी जिनको जनपद कहा जाता था। हर जनपद का मुखिया भी होता था, और सभा और समिति बहुत ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे। मीन्स जो लोग मीटिंग करते थे, सभा करते थे, समितियां बनी हुई थी जहाँ पर महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करी जाती थी, सभी की सम्मति होती थी, उस पे फिर कोई डिसीजन भी लिया जाता था। ये राजनीति के बारे में कुछ बताया। सैन्य संगठन के बारे में बताऊं तो समाज के अंदर एक मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी था। जो क्षत्रिय होते थे उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको ही सब कुछ ये संभालना है, युद्ध, सेना एंड ऑल। राजा जो है वो अपनी सुरक्षा, खासकर अपने पशुधन को बचाने के लिए सेना लोग स्टार्टिंग में रखते थे। ठीक है, क्योंकि पशुओं पर ज्यादा लूटमाट होती थी। और धार्मिक प्रभाव की बात करूं राजनीतिक जो भी मतलब भाई राजा है या कोई भी है, वो धर्म से भी जुड़ा होता था। मीन्स धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ, ये होना कॉमन था, ये चलता रहता था वहां पर। फिर इसके बाद अब मैं आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में भी थोड़ी बहुत विशेषताएं बता देता हूँ कि उसके बाद में जो टाइम आया था उत्तर वैदिक काल, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए थे। अगर मैं आपको बताऊं भौगोलिक विस्तार, तो भाई देखो अब इसमें उत्तर वैदिक काल आते आते लोग गंगा के मैदानों
के आसपास पहुंच गए थे रहने के लिए। जो आपका ईस्टर्न जो गंगा का मैदान है, ठीक है, उत्तर भारत का जो मैदान है, वहां पर लोग अब रहने लगे थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था और ज्यादा कठोर हो रही थी, ठीक है। जो ये आपकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे, ये और ज्यादा ये जटिल होती जा रही थी, ये वाली जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। आर्थिक विकास की बात करूं तो कृषि का विकास हो रहा था, लोहे का अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, तो लोहे से बने हुए औजारों का भी यूज ज्यादा हो रहा था। और इसके अलावा खेती के अंदर उत्पादन बढ़ रहा था धीरे धीरे। व्यापार और वाणिज्य का भी विकास देखने को मिला इस टाइम पे। और अगर मैं आपको बताऊं, राजनीतिक परिवर्तन भी बहुत सारे आ रहे थे। धीरे धीरे जनपदों का उदय हो रहा था, महाजनपद काल आने वाला था, ठीक है, और नए नए राजा आने वाले थे। और राजा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई, पूरे समाज में राजा को ही सबसे ऊपर माना जाने लगा। उसका जो निर्णय होता था वो फाइनल हो जाए, मतलब वही फाइनल हो जाया करता था। साहित्यिक रचना की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल को इसमें बहुत सारे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये कई ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। ग्रंथों के नाम है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये ग्रंथ लिखना हो गया था स्टार्टिंग, मतलब लगभग लिखे जा रहे थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर की रचनाएं हैं ये। और इसके अंदर अनुष्ठान कैसे होते हैं, उनकी प्रथाएं, कुछ फिलोसफिकल बातें, कुछ आध्यात्मिक बातें इसमें लिखी होती थी ग्रंथों के अंदर, वो भी इसी में ही लिखा जा रहा था, इसी पीरियड में। और अनुष्ठानिक प्रथाओं की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल के अंदर बलिदान सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज थी। बलि दी जाती थी, यहाँ पर जानवरों की बलि भी होती थी, पशु बलि दी जाती थी। सो ये पशु बलि और बलिदान बहुत ज्यादा कठोर रीति रिवाज, ये बहुत ज्यादा हो गया था इस टाइम तक। धार्मिक परिवर्तन ये हो रहे थे कि भाई बाद के वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की बहुदेववादी प्रकृति से परमात्मा की अधिक अमूर्त और दार्शनिक समझ में बदलाव देखा गया, जैसा कि उपनिषदों में देखा गया। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अब जो वैदिक देवता होते थे उनकी पूजा थोड़ी सी कम होने लगी थी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मतलब जो ऋग्वैदिक देवता थे, जैसे कि आप इंद्र के बारे में पढ़ते हो, या फिर सूर्य सूर्य देवता है, वरुण देवता है, इनका थोड़ा सा महत्व कम हो गया था। अब भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं, उनसे रिलेटेड भगवान जो भी जितने हुए हैं, उनकी पूजा ज्यादा होने लगी थी। और कला और प्रौद्योगिकी की बात करूं तो इस टाइम पे लोहे के औजारों का उपयोग हो रहा था, ठीक है, और जिससे टेक्नोलॉजी का भी विकास हो रहा था, जिससे नई नई कलाओं का विकास हो रहा था। और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि ऋग्वैदिक देवताओं का पतन, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी अभी, कि भाई जो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड भी जिसे कहते हैं, उसमें जो हमारे वैदिक ग्रंथों में देवता जो लिखे हुए थे, वो थोड़े से अब उनकी वैल्यू कम हो गई थी इस टाइम तक आते आते, और नए नए देवताओं का महत्व बढ़ गया था। और बलि देना और ये सब चीजें करना, ये बहुत हो रहा था इस टाइम तक आते आते। सो ये ही इसकी मेन इंपॉर्टेंट बातें थी ऋग्वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। आप इसको अगर लिखते हो एलिबरेट करके, इतना जितना मैंने आपको बताया है, तो आपका काम बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपना फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।